साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती अध्ययन मंत्र पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में आज हम संस्कृत विषय से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और ये 30 प्रश्न आपके संस्कृत मॉडल पेपर सेकंड के नाम से है। और इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के मॉडल पेपर में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। ये बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। सबसे पहले हमारे प्रश्न शुरू होने से पहले साथियों एक श्लोक दिया गया है यहाँ पे, उस श्लोक का उच्चारण करते हैं हम। ये श्लोक जो है नीति शतक नामक पुस्तक से लिया गया है। चूँकि यदि रीट विषय से संबंधित पिछले पेपरों का यदि एनालिसिस किया जाए, विश्लेषण किया जाए, तो हमने देखा है कि अभी तक के जो 6 श्लोक पूछे गए हैं हमारे L1 और L2 से संबंधित, वो सभी 6 श्लोक हैं वो नीति शतक से लिए गए हैं। तो हमने इस सीरीज़ से ये शुरू किया है कि प्रत्येक टेस्ट सीरीज़ में हम एक श्लोक लेके आएंगे या फिर श्लोक की अलग से एक टेस्ट सीरीज़ लेके आएंगे हम, जिसमें लगभग 20 या 25 मिनट में हम 5 से 7 श्लोकों के ऊपर चर्चा करेंगे। और उन श्लोकों का विश्लेषण हम इस तरीके से करेंगे कि श्लोक में आए हुए प्रत्येक शब्द में कौन सी विभक्ति है, या कोई शब्द किस प्रत्यय से बना हुआ है, या किसी शब्द में कौन सा समास है या संधि है। तो उन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम श्लोक में प्रयुक्त हुए छंद और अलंकार के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं हम हमारे आज के पहले प्रश्न की तरफ। उससे पहले हम एक बार पद्य का उच्चारण कर लेते हैं। पद्य है शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् क्षत्रेण सूर्य तपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्दभो व्याधिर्भेषज संग्रहेश्च विविधैर्मंत्र प्रयोगै विषे सर्वस्योषधम अस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्त्य औषधम। साथियों, इसका यदि हिंदी अर्थ देखें हम तो हिंदी अर्थ में बताया गया है कि शक्यो वारयितुम। शक्यो यानी सकते हैं, यानी किसी कार्य को कर सकना। वारयितुम यानी रोक सकते हैं। जलेन यानी जल से, हुतबुक यानी अग्नि को, यानी कि कहीं अग्नि हो या अग्नि तेज रूप से प्रज्वलित हो जाए तो हम उसको जल के द्वारा वारयितुम यानी रोक सकते हैं। छत्रेण सूर्यातप, और छत्ते के द्वारा या छाते के द्वारा सूर्य आतप, सूर्य की धूप को या सूर्य के तेज प्रकाश को हम छत्ते से रोक सकते हैं। नागेंद्रो निशितांकुशेन समदो, यानी कि नागेंद्र यानी नगा नाम इंद्र। नागेंद्र यहाँ गजराज यानी हाथी के पर्याय के रूप में प्रयुक्त हुआ है कि मदमस्त हाथी को हम, समदो यानी मदमस्त हाथी को, निशितांकुशेन, निशित यानी कि तीक्ष्ण या नुकीले अंकुश से रोक सकते हैं। दंडेन गौ गर्दभो, और डंडे से हम किसको रोक सकते हैं? गौ यानी बैलों को, और गर्दभो यानी गधों को। व्याधिर भेषज संग्रहेश्च, यानी कि व्याधि यानी किसी भी प्रकार की बीमारी को या किसी भी प्रकार के रोग को, भेषज संग्रह यानी कि औषधियों के संग्रह से या दवाइयों का संग्रह करके हम किसी भी प्रकार के रोग को या बीमारी को हम रोक सकते हैं। विविधय मंत्र प्रयोगै विषय, और विविध प्रकार के मंत्रों से भी हम विभिन्न प्रकार के विषयों को वश में कर सकते हैं। सर्वस्य औषधम अस्ति, यानी कि इन सभी की औषधि है। शास्त्र विहितम, यानी कि शास्त्रों में लिखी हुई। मूर्खस्य नास्ति औषधम, लेकिन मूर्ख व्यक्ति की किसी भी प्रकार की कोई औषधि नहीं है। साथियों, ये इस पद्य का हिंदी अनुवाद था। बढ़ते हम इस पद्य से जुड़े हुए प्रश्नों की तरफ। तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों हम। पहला हमारा प्रश्न है, पद्य में से लिया हुआ है साथियों, आपको सही जवाब देना इसका। प्रश्न में पूछा गया है नासत्योषधम इत्यत्र कै संधि, यानी कि नासत्योषधम इत्यत्र कै संधि, संधि का पूछा गया है। संधि विच्छेद संधि विच्छेद के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में है हमारे सामने नासति औषधम। ऑप्शन नंबर ब है न अस्ति औषधम। ऑप्शन नंबर स है ना स्तयोषधम, और ऑप्शन नंबर द है नास्ति यह औषधम। तो साथियों, जैसा कि हम देखते हैं हमारे सामने शब्द लिखा हुआ है नासत्योषधम। तो शब्द से हम यदि देखते हैं तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा न अस्ति
कौन सा होगा? न अस्ति। न ए और ए मिलकर के ना बनाएंगे, ये बनेगा नास्ति। ठीक है। उसके बाद में हम इसमें जोड़ेंगे औषधम शब्द। क्या जोड़ेंगे? औषधम शब्द जोड़ेंगे। अब देखो नास्ति पहले बना हुआ था हमारे सामने, औषधम और जोड़ा, ती का तय में जो ई जुड़ा हुआ है वो ये में परिवर्तित हो जाएगा, यन संधि होके, और औ उसमें आके मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? नासत्योषधम। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर ब, न अस्ति औषधम। और साथ ही इसमें संधि जो है, पहले पद में जो संधि हुई है न अस्ति में वो है दीर्घ संधि, और दूसरे में अस्ति और औषधम में जो संधि हुई है उस संधि का नाम है यन संधि। तो साथियों इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड प्रश्न है साथियों वो है निम्नांकितेषु पदेषु उपसर्ग युक्त पदम वर्तते, यानी कि निम्नांकित जो पद दिए हुए हैं हमें उनमें से उपसर्ग प्रयुक्त पद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है वारयितुम, ऑप्शन नंबर ब है दंडेन, ऑप्शन नंबर स है व्याधि, और ऑप्शन नंबर द है समदो। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर स, व्याधि। व्याधि में दो उपसर्ग हैं, पहला उपसर्ग है वी, दूसरा उपसर्ग है आंग, और जो इसमें धातु है वो है धा धातु। ठीक है। वी आंग और धा धातु पूर्वक। अब इसमें जो साथियों वो प्रत्यय है आपके की प्रत्यय। इन शब्द से, इन सभी से मिलकर के जो शब्द बना है वो है हमारा व्याधि। तो व्याधि शब्द में साथियों हमें दो प्रत्यय देखने को मिले, दो उपसर्ग देखने को मिले। पहला है वी उपसर्ग, दूसरा है आंग उपसर्ग, और तीसरी जो धातु है वो धा धातु है, और धा धातु पूर्वक की प्रत्यय होने से शब्द बना व्याधि। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है साथियों वो है नागेंद्र इत्यत्र कै संधि। नागेंद्र इत्यत्र कै संधि। तो साथियों संधि हमें बतानी है कि नागेंद्र में कौन सी संधि है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा यण संधि, ऑप्शन नंबर ब है गुण संधि, ऑप्शन नंबर स है वृद्धि संधि, और ऑप्शन नंबर द है दीर्घ संधि। तो साथियों नागेंद्र में जो संधि है, तो नागेंद्र में जो संधि होगी साथियों वो होगी गुण संधि। इसका यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है नाग धन इंद्र। ठीक है, नाग धन इंद्र है। और ए और ई मिलके ए गुण करते हैं, ए और ई मिलके क्या बनाते हैं? ए गुण बनाते हैं। ये ए जो गुण होगा वो ग के ऊपर आ जाएगा, ए यहाँ से गुण होके ऊपर आ जाएगा, शब्द जो बनेगा हमारा वो बन जाएगा नागेंद्र है। इसमें गुण संधि है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पद्यस्मिन् प्रयुक्तस्य छंदस्य नाम लिखत, यानी कि इस जो हम जो ऊपर जिस पद्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं उस पद्य में हमें छंद बताना है, उस श्लोक में हमें। तो चलते हैं पहले एक बार श्लोक की तरफ चलते हैं। श्लोक में हम वर्ण देखते हैं, वर्णों की गणना के माध्यम से हम छंद की पहचान करते हैं। तो साथियों वर्णों की यदि हम चर्चा करें तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि एक वर्णों की चर्चा करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और एक ये 19। ठीक है साथियों। अब इसमें जो वर्णों की हमें प्रथम पंक्ति में जो वर्ण प्राप्त हुए वो हुए 19 वर्ण। तो साथियों एक सीधा सा ध्यान रखना, आप सीधी सी बात को यदि आप याद रखेंगे कि 19 वर्ण जहाँ भी आएंगे वहाँ हमारा छंद होगा शार्दूल विक्रीडितम। छंदों में यदि वर्णों की गणना की बात करें साथियों तो वर्णों की गणना में हम जो आधे जो यदि हलंत जो व्यंजन होते हैं उनकी हम गणना नहीं करते, कभी भी पूर्ण वर्णों की गणना होती है इनमें। तो इसमें जो 19 वर्ण प्राप्त हुए हैं वो 19 वर्ण हमें प्राप्त होते हैं शार्दूल विक्रीडितम छंद में। तो साथियों देखो इसमें ऑप्शन के रूप में हमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है पद्यस्मिन् प्रयुक्तस्य छंदस्य नाम लिखत, ऑप्शन नंबर ए है शार्दूल विक्रीडितम, ऑप्शन नंबर ब है उपजाति, ऑप्शन नंबर सी है शिखरिणी, और ऑप्शन नंबर द है मंदाक्रांता। तो साथियों सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि इसका जो राइट आंसर था वो था शार्दूल विक्रीडितम, क्योंकि शार्दूल विक्रीडितम छंद में 19 वर्ण होते हैं। प्रत्येक पंक्ति में कितने वर्ण होंगे? 19।
उपजाति के प्रत्येक पंक्ति में 11 वर्ण होंगे, शिखरिणी के भी प्रत्येक पंक्ति में 17 वर्ण होंगे और मंदाक्रांता की भी प्रत्येक पंक्ति में 17 वर्ण होंगे। अब इन दोनों में जब साथियों 17 वर्ण हैं तो इनकी पहचान कैसे करें? तो शिखरिणी की जो पहली जो पंक्ति है उसमें जो पहला जो गण बनेगा वो बनेगा मगण। ठीक है साथियों, मगण। और मंदाक्रांता जो छंद है उसमें भी 17 पहली पंक्ति में 17 वर्ण हैं, तो 17 के 2 हो गए। तो जो शिखरिणी छंद है उसमें तो मगण बनेगा पहला गण बनने वाला, और मंदाक्रांता में जो पहला गण बनेगा वो बनेगा यगण। ये ध्यान रखेंगे आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, पद्यस्मिन् प्रयुक्तस्य अलंकारस्य नाम लिखत। यानी कि जो ऊपर हम जिस पद्य के बारे में चर्चा करते आए हैं उस पद्य में हमें अलंकारों का नाम बताना है कि कौन किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है व्यतिरेक, ऑप्शन नंबर बी है अर्थांतर न्यास, ऑप्शन नंबर सी है ए ब उभौ, ऑप्शन नंबर डी है अनुप्रास। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इस प्रयुक्त जो श्लोक है हमारा उसमें व्यतिरेक और अर्थांतर न्यास दोनों ही अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो साथियों ये भी आप ध्यान रखेंगे साथ में, क्योंकि आपके अभी जो रीट में नया सिलेबस जुड़ा हुआ है अलंकार से संबंधित, तो जैसे पिछली भर्तियों की या पिछले पेपर्स की हम चर्चा करें तो पिछले पेपर्स में जैसे छंद जो टॉपिक था वो छंद टॉपिक मतलब उसी श्लोक से पूछता हुआ आ रहा है। तो हो सकता है कि अलंकार का प्रश्न भी जो दिया हुआ हमारे सामने पद्य या श्लोक है उसी से पूछ ले। तो हमें ध्यान रखना है इन जो पद्यांश है नीति शतक के उनमें किस किस अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो जो ऊपर जो हमने शक्युवा ऋतुम जलेन ये वाला पद्यांश देखा, इसमें 2 अलंकारों का प्रयोग हुआ है, पहला व्यतिरेक अलंकार, दूसरा अर्थांतर न्यास। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, श्लोकेस्मिन् कति समास युक्त पदानि सन्ति। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। श्लोक को देखना है, श्लोक को देखने के बाद में हमें इस श्लोक में कितने समास से युक्त पद आए हैं उनकी गणना करनी है। तो चलते हैं एक बार उसी श्लोक की तरफ, और श्लोक में हम एक बार समास से युक्त जो पद हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो साथियों अब हम चर्चा करते हैं कि इस जो श्लोक है या पद्य है इसमें कौन कौन से जो पद हैं वो समास युक्त पद हैं। तो साथियों सबसे पहले जो इसमें समास युक्त पद है वो है हुत भुक। कौन सा है? हुत भुक। हुत भुक में साथियों इसका यदि समास विग्रह करें तो इसका होगा हुतम भुक्नक्तीति, हुतम भुनक्तीति, हुतम भुनक्तीति। तो ये हुत भुक का समास विग्रह है। और साथ ही साथ इसमें हम समास की चर्चा करते हैं तो इसमें जो समास है वो है कर्मधारय समास। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। तो पहला पद हो गया। बढ़ते हैं दूसरा पद की तरफ कि दूसरा कौन सा पद है इसमें समास युक्त पद है। तो दूसरा जो पद है वो है सूर्या तपो, सूर्य तप। सबसे पहले तो हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। इसमें संधि है सूर्य धन आतप। ठीक है, सूर्य धन आतप। तो इसमें साथियों सबसे पहले संधि की बात करें तो दीर्घ संधि है। अब इसी में हम यदि समास की ओर बात करें साथियों साथ ही साथ तो समास भी है इसमें। समास विग्रह जो इसका होगा वो होगा सूर्यस्य आतप, यानी सूर्य का तेज या प्रकाश या सूर्य की धूप। तो का के की जहाँ भी आता है वो हमें संबंधवाचकता का प्रयोग करना चाहिए हमें वहाँ। तो सूर्य से आतप यानी कि सूर्य का प्रकाश या सूर्य का तेज। तो का के की जहाँ आया तो उसमें षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास होगा। ठीक है साथियों, तो हमने दूसरे शब्द की चर्चा की सूर्य तप की। पहला हमारा हुत भुक था, इसका समास विग्रह किया हमने हुतम भुनक तिथि, इसमें क्रमधारय समास था। दूसरा जो पद हमारा सूर्य तपो उसमें सूर्य से आतप और इसमें समास है वो है षष्ठी तत्पुरुष समास। अगले पद की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला जो हमारा पद है वो होगा नागेंद्र। नागेंद्र में कौन सा समास है? अभी देखो नागेंद्र में हमने संधि की चर्चा की थी, संधि यहाँ थी गुण संधि। अब हम नागेंद्र में समास की चर्चा भी करेंगे। तो नागेंद्र का जो होगा वो बनेगा शब्द नगानाम इंद्र।
नगानाम इंद्र। ठीक है, नगानाम इंद्र। तो यहाँ भी देखो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग यानी विभक्तियों का प्रयोग हमेशा तत्पुरुष समास में होता है। द्वितीय से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के 6 कारकों में तत्पुरुष समास चलता है। तो इसका जो समास विग्रह हुआ नगानाम इंद्र, इसमें कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास। बढ़ते हैं नेक्स्ट पद की तरफ। नेक्स्ट हमारा पद है निशितांकुशेन। निशितांकुशेन का अर्थ होगा निशित यानी तीक्ष्ण या नुकीला, और अंकुश यानी अंकुश लगाने योग्य। तो इसमें भी देखो साथियों, यदि चर्चा करें हम तो इसमें जो संधि होगी वो होगी दीर्घ संधि, निशित धन अंकुशेन। तो क्या हो जाएगा? निशितांकुशेन। बात करें समास की, तो समास का जो इसका समास विग्रह होगा साथियों, इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा निशितः अंकुशः। क्या होगा साथियों? निशितः अंकुशः। अब देखो दोनों में एक ही विभक्ति का प्रयोग हुआ है, निशितः अंकुश है, यानी कि अंकुश की जो विशेषता है वो क्या है? निशित है, यानी कि अंकुश जो है वो कैसा है? तीक्ष्ण या नुकीला। अब आपको ध्यान देना है कि विशेषण और विशेषता का जहाँ प्रयोग होता है, विशेषण विशेष्य का या उपमेय उपमान का जहाँ प्रयोग होता है, वहाँ समास कौन सा होता है? कर्मधारय समास होता है। तो साथियों निशितांकुशेन में भी कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। देखते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट पद की तरफ। और नेक्स्ट जो हमारा पद होने वाला है साथियों वो है गौ गर्दभो। गो गर्दभो। तो इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा गौश्च, गौ यानी बैल, गौश्च और गर्दभश्च, गर्दभश्च यानी गधे। तो गौश्च गर्दभश्च। अब साथियों ध्यान देना है, च और च का प्रयोग कहाँ होता है? हमेशा च और च का प्रयोग होता है द्वंद्व समास में। तो इसमें जो गौ गर्दभो जो शब्द है हमारा, उसमें जो समास होगा वो होगा द्वंद्व समास। बढ़ते हैं नेक्स्ट पद की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा पद होने वाला है साथियों, वो जो हमारा पद होगा वो होगा भेषज संग्रहे। भेषज संग्रहे। तो भेषज संग्रह का जो समास विग्रह होगा साथियों वो होगा भेषजानाम। भेषज का अर्थ क्या होता है? दवाइयाँ या जड़ी बूटी। तो इसका होगा भेषजानाम संग्रह। भेषजानाम संग्रह। तो देखो यहाँ भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है वेषजानाम, और षष्ठी विभक्तियों का प्रयोग मैं पहले बता चुका हूँ कि विभक्तियों का प्रयोग द्वितीय से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक का प्रयोग तत्पुरुष समास में होता है। तो इसमें भी कौन सा समास होगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। ध्यान रखने योग्य बातें साथियों। भेषज का अर्थ दवाई या क्या होता है? औषधि होता है। तो देखो हमारे सामने दो चीज़ें हैं, एक तो हमारे सामने यहाँ बात की गई है भेषज शब्द की, और एक बात की गई औषध शब्द की। परीक्षा में ऐसा कभी पूछा भी जा सकता है कि श्लोक में दिया हुआ जो औषध शब्द है उसके समान जो दूसरा शब्द है वो कौन सा है? तो ध्यान रखना, औषधि का मतलब भी औषधि या दवाई होती है, और भेषज का मतलब भी भेषज या दवाई होती है। यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो भेषज को औषधि के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया गया है। बात करते हैं सातवें। हमने अभी तक के 6 समास पदों का विवरण देखा है। लास्ट और 7वां जो हमारा जो समास विग्रह है, समास जो पद है वो है शास्त्र विहितम। शास्त्र विहितम का अर्थ होता है शास्त्रों में लिखा हुआ। तो में जहाँ चिन्ह आ रहा है वो कारक चिन्ह है में, और सप्तमी विभक्ति है। तो इसमें ये ध्यान रखना आपको, सप्तमी तत्पुरुष समास है। कौन सा है? सप्तमी तत्पुरुष समास है। उसका जो समास विग्रह होगा वो होगा शास्त्रेषु विहितम। शास्त्रेषु विहितम। ठीक है साथियों, तो अभी तक हमने इस श्लोक में कितने समास युक्त पदों की चर्चा की, एक बार गणना करते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो साथियों हमारा जो प्रस्तुत जो पद्यांश है उसमें कुल मिलाकर के 7 जो पद हैं हमारे क्या हैं? समास युक्त पद हैं। तो बढ़ते हैं हम प्रश्न की तरफ। प्रश्न में पूछा गया था कि जो प्रस्तुत पद्य है उसमें कितने समास युक्त पद हैं? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द सप्त। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट और 7वां प्रश्न है हमारा, बहुत ही सरल प्रश्न है। आपको बहुत ही सरल लगेगा ये प्रश्न तो, कि दंडेन जलेन का विभक्ति, दंडेन में और जलेन में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है द्वितीय विभक्ति, ऑप्शन नंबर ब है चतुर्थी विभक्ति, ऑप्शन नंबर स है तृतीय विभक्ति,
और ऑप्शन नंबर द है पंचमी विभक्ति। तो साथियों जैसा कि आपको भी पता होगा कि दंडेन और जलेन इन दोनों पदों में जो विभक्ति है वो है तृतीय विभक्ति, और तृतीय विभक्ति के एक वचन का रूप है। किस वचन का रूप है? एक वचन का रूप है। साथ ही साथ बात करें साथियों कि तृतीय विभक्ति के इन दोनों पदों के बहुवचन के रूप कैसे बनेंगे, तो जैसे राम शब्द की बात करें हम, तो राम शब्द में बनते हैं रामई, ठीक है साथियों। तो इसमें दंड से कैसे बनेगा? दंडई। जल से कैसे बनेगा? जलई, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम। नेक्स्ट और 8वां प्रश्न है हमारा, व्याधि इत्यत्र कै प्रत्यय। व्याधि इत्यत्र कै प्रत्यय। तो देखो व्याधि में जैसे हमने पहले चर्चा की थी कि वी उपसर्ग है, एक दूसरा उपसर्ग है आंग उपसर्ग। इसमें धातु का बात की जाए, धातु है धा इसमें, और प्रत्यय है की। तो वी उपसर्ग आंग उपसर्ग धा धातु पूर्वक की प्रत्यय से व्याधि जो शब्द है हमारा उसका निर्माण हुआ है। और इस व्याधि में जो प्रत्यय की हम चर्चा कर रहे हैं वो है की प्रत्यय। जैसा कि साथियों हमने पहले भी पढ़ा है कि संधि जो हमारा शब्द होता है, संधि, ठीक है साथियों। तो संधि शब्द में भी क्या होता है? शम उपसर्ग होता है, और धा धातु, जहाँ भी धा धातु होगी वहाँ प्रत्यय कौन सा होता है? की प्रत्यय। और सम उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय से मिलकर के कौन सा शब्द बनता है हमारा? संधि। तो ये भी साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, शासनम इत्यत्र कै प्रत्यय। यानी कि हमारे सामने शब्द दिया हुआ है शासनम। शासनम में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय की हमें चर्चा करनी है। शासनम हमारे सामने शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है अनम प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ब है लुट प्रत्यय, ऑप्शन नंबर स है नवल प्रत्यय, और ऑप्शन नंबर द है यथ प्रत्यय। साथियों शासनम की यदि हम बात करें तो इसमें जो धातु है वो है सास धातु, और प्रत्यय की बात करें साथियों तो प्रत्यय है इसमें लुट प्रत्यय। लुट प्रत्यय में लय और ट की इत संज्ञा होने के बाद में यू शेष रहता है। और संस्कृत में एक सूत्र है युवार नाकऊ। युवार नाकऊ सूत्र से क्या होता है साथियों? यू के स्थान पे अन आदेश होता है। यू के स्थान पे क्या आदेश होता है? अन आदेश होता है। उसके बाद में हमारे सामने जो प्रक्रिया बचती है वो बचती है सास धातु थी हमारी, यू के स्थान पे आया अन, ठीक है। अब इसको देखो मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? शासन। क्या बन जाएगा? शासन। और इस जो लुट प्रत्यय है, लुट प्रत्यय से जो बनने वाले सभी पद हैं वो नपुंसक लिंग में बनते हैं। किस में बनते हैं? नपुंसक लिंग में बनते हैं। नपुंसक लिंग में बनने के कारण से प्रथमा विभक्ति में सु प्रत्यय होगा, और सु के स्थान पे अम हो करके अम इसमें आके मिल करके क्या बन जाएगा? शासनम। तो इसमें जो साथियों शासनम में जो प्रत्यय था वो था लुट प्रत्यय। अब साथियों एक बात की हम चर्चा और कर लेते हैं साथ ही साथ कि जो हमारा जो प्रस्तुत जो पद्यांश था उसमें भी बहुत से पद ऐसे थे जो प्रत्ययों से युक्त थे। तो उन प्रत्ययों से युक्त पदों की हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से जो पद हैं हमारे वो प्रत्ययों से युक्त हैं। तो साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं हुतबुक की, कि हुतबुक जो शब्द है उसमें क्विप प्रत्यय है। ध्यान रखना है आपको, कॉपी में नोट कर लेना आप कि हुतबुक जो शब्द है उसमें क्विप प्रत्यय है। उसके बाद में वार युतुम जो शब्द है, वार युतुम, वार युतुम में देखो वार युतुम का जो विग्रह करेंगे हमें व्री धातु हो जाएगी। एक तो है इसमें निच प्रत्यय, और लास्ट में जाके मिलेगा तुमुन प्रत्यय, तब जाके बनेगा वार युतुम। तो व्री धातु है, निच और तुमुन दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। तीसरे पद की यदि हम साथियों बात करें तो सूर्या तपो जो शब्द है इसमें जो आतप शब्द है, आतप, आतप शब्द में साथियों देखो आ उपसर्ग है, तप मूल शब्द है, और घय प्रत्यय है, ठीक है साथियों। घय प्रत्यय है, आ उपसर्ग तप मूल शब्द और घय प्रत्यय से मिलकर के इस शब्द का निर्माण हुआ है आतप। देखते हैं हम चौथे पद की तरफ कि चौथा कौन सा पद है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो अभी हम बात करके आए थे व्याधि शब्द की। व्याधि में देखो वी उपसर्ग है, एक बार फिर से बता देता हूँ, आंग उपसर्ग है, धा धातु है, लेकिन हम प्रत्यय की बात कर रहे हैं तो प्रत्यय कौन सा होगा? इसमें की प्रत्यय होगा। जैसा व्याधि पढ़ते हैं हम, जैसा संधि पढ़ते हैं हम, तो धा धातु जहाँ भी होती है वहाँ कौन सा प्रत्यय होता है? की प्रत्यय होता है, और की का ई शेष रहता है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले पद की। अगला कौन सा पद है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? देखो एक शब्द आपको यहाँ दिख रहा है शास्त्रम। शास्त्रम में क्या है कि शास तो है धातु, शास तो क्या है? धातु है,
और प्रत्यय की बात करें तो हमारे सामने जो प्रत्यय होगा वो होगा सट्रन प्रत्यय। ठीक है साथियों, शासनम में सास धातु है और सट्रन प्रत्यय है। सास धातु सट्रन प्रत्यय से मिलकर के शास्त्रम शब्द का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो अगला जो पद होगा उस पद की हम चर्चा करेंगे शक्य। ठीक है, शक्य जो सबसे पहले दे रखा था हमें, शक्य जो शब्द है, इस शक्य शब्द में शक धातु है और यत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? यत प्रत्यय है। शक धातु यत प्रत्यय से मिल करके शक्य शब्द का निर्माण होता है। बढ़ते हैं हम अगले पद की तरफ। अगला जो पद होगा साथियों हमारा वो होगा संग्रह। संग्रह जो शब्द है साथियों, उस संग्रह शब्द में देखो एक उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, ग्रह धातु है। ग्रह धातु से अपप्रत्यय होकर के जो शब्द बना है वो बना है संग्रह। तो साथियों इसमें भी आप ध्यान रखेंगे, अभी तक हमने 7 तो समास युक्त पदों की बात की है इसमें और 7 ही प्रत्ययुक्त पदों की बात की है। अब एक बार फिर से हम प्रत्ययुक्त पदों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि किस किस प्रत्ययुक्त पद के बारे में हमने बात की है। देखो सबसे पहले शक्य में यत प्रत्यय बताया। वारी तुम में 2 प्रत्यय थे, निच और तुमन प्रत्यय। हुतबुक में जो प्रत्यय था वो क्विप प्रत्यय था, क्विप। उसके बाद में हमने बात की थी आतपय में जो प्रत्यय बताया था साथियों वो था घय प्रत्यय। ठीक है, उसके बाद में हमने बात की थी व्याधि शब्द की, कि व्याधि शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय है, तो व्याधि शब्द में की प्रत्यय है। उसके बाद में संग्रह शब्द की बात की, संग्रह शब्द में जो प्रत्यय हमारा वो है अप प्रत्यय। और अंतिम जो बात की हमने शास्त्रम में जो प्रत्यय होगा हमारा सट्रन प्रत्यय होगा, सट्रन प्रत्यय। ठीक है साथियों, तो ये हमारा पद्य यहीं समाप्त होता है। इसके बाद में हम करते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ रुक करते हैं वहाँ हम साथियों। तो यहाँ हमने बताया कि शास्त्रम में जो प्रत्यय था वो कौन सा प्रत्यय था हमारा, लुट प्रत्यय। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखो नेक्स्ट प्रश्न के लिए आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, उस गद्यांश में से आपसे प्रश्न पूछे हुए हैं, उस गद्यांश के प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले एक बार इस गद्यांश को हम देख लेते हैं। गद्यांश में लिखा हुआ है कि तस्मिन् काले उत्तर भारते मुगल वंशीयानां शासकानां शासनम् आसीत्, राजानः तत्सेवामेव स्वकर्तव्यं मन्यमाना देशरक्षा कर्तव्याद् सर्वथा विमुखा आसन्। मुगल शासकस्य साहाय्यं विधाय आत्मगौरवं मन्यन्ते स्म। शत्रुभिः सह दीर्घकालीनानां युद्धानां कारणेन मेवाड़ राज्य स्थितिः समीचीना न आसीत्। यद्यपि प्रतापस्य पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आसीत्, किन्तु परिस्थितिवशात् चित्तौडादिस्थानानि आक्रान्तिभिः अधिगतानि, अतएव सिंहासनम् अधिरूढ प्रताप हस्तच्युतान् प्रमुखदुर्गान् प्राप्तुं चिन्तनम् आरेभे। प्रथमं स स्वामी भक्त सामन्तानां स्थानीय भिल्लजनानां च सभाम् आकारितवान्। साथियों यहीं तक है गद्यांश। अब इस गद्यांश से हमारे से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बढ़ते हैं, हमारा जो पहला प्रश्न है गद्यांश से संबंधित, उसमें हमें पूछा गया है कि राजान इत्यत्र का विभक्ति, की राजान जो शब्द है साथियों उसमें कौन सी विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति, ऑप्शन नंबर ब है द्वितीय विभक्ति, ऑप्शन नंबर स है तृतीय विभक्ति और ऑप्शन नंबर द है षष्ठी विभक्ति। साथियों सबसे पहले हम राजान शब्द की चर्चा करें तो राजान जो शब्द है वो राजन शब्द से मिला है और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रथमा विभक्ति। लेकिन प्रथमा विभक्ति के भी ये कहाँ बनता है, बहुवचन में बनता है। प्रथमा विभक्ति के यदि एक वचन की बात करें तो एक वचन में बनता है राजा, द्विवचन में शब्द जो बनेगा वो हमारे सामने आएगा राजानौ, और बहुवचन में जो शब्द बनेगा साथियों वो है राजान। यानी कि प्रथमा विभक्ति के एक वचन में जो शब्द बना साथियों हमारा वो बना राजान। तो राजान में कौन सी विभक्ति थी साथियों, प्रथमा विभक्ति। और वचन की यदि हम चर्चा करें तो कौन सा होगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इससे पहले एक बात पे और चर्चा कर लेते हैं कि राजन जो शब्द है, राजन शब्द से जो द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में जो शब्द बनता है, द्वितीय विभक्ति जो बहुवचन में शब्द बनता है वो बनता है राज्ञ। क्या बनता है, राज्ञ। साथ ही साथ हम पंचमी और षष्ठी विभक्ति की भी यदि एक वचन की बात करें तो
पंचमी और षष्ठी विभक्ति में भी जो शब्द बनता है राजन शब्द से वो बनता है राज्ञ राज्ञ। तो आपको ध्यान रखना है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति एक वचन और षष्ठी विभक्ति एक वचन में तीनों ही शब्द एक ही समान बनते हैं राज्ञ। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा सेवामेव इत्यत्र कै संधि। सेवामेव जो शब्द है गद्यांश में हमारे से पूछा गया था। सेवामेव शब्द, सेवामेव उस शब्द में कौन सी संधि है? तो संधि के बारे में चर्चा करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है यण संधि, ऑप्शन नंबर बी है गुण संधि, ऑप्शन नंबर सी है वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर डी है कोपीन है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी गुण संधि। इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा सेवाम इव, सेवाम इव। मैं और ई यानी कि मैं का जो ए है और ई का जो ई है, ए और ई मिल करके ए गुण करेंगे, मैं पे आके ए बनेगा, शब्द जो बनेगा वो बनेगा हमारा सैवामेव। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न होगा साथियों वो होगा देश रक्षा इत्यत्र कै समास है, यानी कि देश रक्षा में कौन सा समास है। देखो यदि हम समास के बारे में चर्चा करें साथियों कि गद्यांश से यदि हमें कोई भी समास यदि पूछा जाता है तो उस समास की हम पहचान कैसे करें, तो हमें उस शब्द का हिंदी अर्थ आना बहुत ज़रूरी है। जैसे बात करें हम देश रक्षा की, तो देश रक्षा का जो सीधा हिंदी अर्थ निकल के आएगा वो होगा देश की रक्षा, यानी कि का के की जहाँ भी आएगा वहाँ मैंने पहले भी चर्चा की है कि तत्पुरुष समास विभक्तियों में चलता है और का के की जो संबंधता का जो द्योतक है तो इसमें संबंधवाचक में षष्ठी विभक्ति होगी और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तत्पुरुष समास। यदि तत्पुरुष समास में भी यदि हमारे से पूछा जाए तो तत्पुरुष समास में भी कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है साथियों वो है आसन इत्यत्र कै धातु किम वचनम, कि आसन जो धातु रूप दिया हुआ है हमारे सामने उसमें कौन सी तो धातु है और कौन सा वचन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। ऑप्शन नंबर ए है अस धातु एक वचनम, ऑप्शन नंबर बी है अस धातु बहुवचनम, ऑप्शन नंबर सी है आस धातु एक वचनम और ऑप्शन नंबर डी है आस धातु बहुवचनम। तो साथियों आसन जो शब्द है वो अस धातु से बना हुआ है। किस धातु से बना हुआ है? अस धातु से। तो और अस धातु का कौन सा वचन है? बहुवचन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अस धातु बहुवचनम। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है गद्यांश में पूछा हुआ था कि हस्तच्युतान इत्यस्य समास विग्रहम, कि हस्त जो हाथ से अच्युत यानी छूटा हुआ, अच्युत का अर्थ होता है साथियों यहाँ छूटा हुआ, तो हस्त अच्युत यानी कि हाथ से छूटा हुआ। तो देखो छूटना यानी कि अलग होना, छूटना यानी कि अलग होना और अलग होने के योग में जो विभक्ति होती है वो होती है पंचमी विभक्ति, या इसी को हम क्या कहते हैं? अपादान कारक। अपादान कारक देखो तृतीया जो करण कारक होता है और पंचमी जो अपादान कारक होता है उनका कारक चिन्ह एक समान है से, लेकिन से यदि किसी साधन के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है, किसी भी यदि साधन के रूप में हम यदि प्रयोग में ला रहे हैं तो वहाँ तो कौन सा कारक होगा? करण कारक तृतीय विभक्ति। और यदि इस से को हम अलग होने के योग में प्रयोग में ले रहे हैं, जैसे यहाँ पूछा गया कि हस्त अच्युतान यानी हाथ से छूटा हुआ यानी हाथ से अलग हुआ, तो अलग होने के योग में जो होगी वो पंचमी विभक्ति या अपादान कारक होगा। तो इसका जो समास विग्रह है साथियों, बढ़ते हैं हम ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन में क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए है हस्तात अच्युत है, ऑप्शन नंबर बी है हस्तेन अच्युत है, ऑप्शन नंबर सी है हस्ताय अच्युत है, और जो लास्ट जो हमारा ऑप्शन था वो साथ ही इसमें कटा हुआ है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो लास्ट हमने ऑप्शन दे रखा था वो था हस्तम अच्युत है। तो साथियों मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ कि यदि अलग होने के योग में हम विभक्तियों की यदि बात करते हैं तो विभक्ति कौन सी होगी? हमारी पंचमी विभक्ति, और पंचमी विभक्ति में हस्त शब्द से जो शब्द बनेगा वो बनेगा हस्तात। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हस्तात अच्युत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है महाराजा उदय सिंह प्रतापी राजा आसीत अत्र विशेषणम पदम किम। यहाँ विशेषण पद के बारे में चर्चा की गई है। हमने अभी क्रमधारय समास पढ़ा, उससे में चर्चा की थी कि विशेषण और विशेष्य दो शब्द होते हैं, विशेषण और विशेष्य,
यानी कि विशेष्य तो एक तरीके का कर्ता होता है कि उस कर्ता की जो विशेषता बताएगा वो विशेषण है। उस कर्ता की जो विशेषता बता रहा है वो क्या है, विशेषण है। तो यहाँ पूछा गया है कि महाराजा उदय सिंह प्रतापी राजा आशित, इसमें जो राजा है, राजा शब्द जो है वो तो क्या है साथियों, एक हमारा विशेष्य है। क्या है, विशेष्य है। ठीक है। आशित जो हमारा शब्द है साथियों, आशित, आशित हमारा क्या है, क्रियापद है। आशित क्या है, क्रियापद है। अब इसमें हमारे से पूछा गया है विशेषण पद, तो विशेषण पद की यदि बात करें तो विशेषण जो पद होगा वो होगा प्रतापी, यानी कि ये विशेषता बता रहा है कि महाराजा उदय सिंह कैसे थे। तो हम उत्तर क्या देंगे कि महाराजा जो उदय सिंह थे वो प्रतापी थे। इसका जो राइट आंसर है साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर द। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा लृ वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, यानी लृ वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है। तो उच्चारण स्थान आपने पहले भी खूब पढ़े होंगे कि लृ वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है दंता। आता है लृ तु लसानाम दंता, लृ तु लसानाम दंता, यानी कि लृ वर्ण आता है तु यानी कि तय वर्ण, तय, थ, द, ध और न। ठीक है। उसके बाद में ल आता है और उसके बाद में क्या आता है, श आता है। ये जो सभी वर्ण आते हैं वो किस उच्चारण स्थान के अंतर्गत आते हैं, दंत्य के अंतर्गत। तो लृ वर्ण का जो उच्चारण स्थान होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है वाच्य परिवर्तन से संबंधित। याचकः धनम प्राप्नोति इति यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुते, यानी कि याचकः धनम प्राप्नोति का हमें वाच्य परिवर्तन करना है। वाच्य परिवर्तन में एक सीधी बात यदि ध्यान रखिए, यदि कर्तृवाच्य से हम कर्म वाच्य में परिवर्तित करते हैं तो कर्ता में जो प्रथमा विभक्ति होती है उसमें तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं हम। ठीक है। कर्म में जो द्वितीय विभक्ति होती है उसकी जगह हम क्या करते हैं, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और जो धातु की यदि बात करें, प्राप्नोति जो धातु वो परस्मैपदी धातु है। यदि हम वाच्य परिवर्तन करेंगे तो इसमें कौन सी पदी धातु आ जाएगी, आत्मनेपदी धातु का प्रयोग करेंगे। तो इस वाच्य जो परिवर्तन होगा, इसका जो वाच्य परिवर्तन होगा वो होगा याचक से क्या बनेगा, याचकेन। याचक से क्या बनेगा साथियों, याचक से बनेगा याचकेन। धन जो शब्द है धन नपुंसक लिंग का है। कर्ता कारक प्रथमा में भी धन का क्या बनता है, धनम बनता है, और द्वितीय विभक्ति एक वचन में भी धनम बनता है। तो धन का तो धनम रहेगा। अब प्राप्नोति जो परस्मैपदी धातु थी उसको यदि हम आत्मनेपद में यदि चेंज करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा, प्राप्यते। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा याचकेन धनम प्राप्यते, और ऑप्शन नंबर ब हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है संख्या से संबंधित प्रश्न हमारा। 89 जो संख्या दे रखी है उसको संस्कृत में क्या कहेंगे, तो नवति, नवनवति, एकोननवति या षडशीति। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर स, कि 89 को हम संस्कृत में कहेंगे एकोननवति। एकोन का मतलब होता है एक ऊन, ऊन यानी कम, ऊन यानी कम, यानी कि एक कम है, नवति यानी 90 से। तो 90 से जो एक कम होगा साथियों वो क्या होगा हमारा, एकोननवति यानी कि 89। नवति का अर्थ होता है साथियों 90। एक मिनट इसको साफ कर देते हैं, हम फिर चर्चा करते हैं। नवति का जो अर्थ होगा, नवति होता है 90, नवनवति का साथियों अर्थ होगा 99, एकोननवति जो ऊपर चर्चा कर चुके हम 89, और षडशीति का मतलब होगा 86। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है भाषायाः विशेषतः नास्ति, कि भाषा की विशेषता नहीं है। तो भाषा की कौन सी विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर ए है भाषा परिवर्तनशीला अस्ति, ऑप्शन नंबर ब है भाषा प्रतीकात्मिका अस्ति, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर स है प्रत्येक भाषा या एक है मानक रूपो भवति, यानी कि प्रत्येक भाषा का एक मानक रूप होता है। ऑप्शन नंबर द है भाषा विश्लेषणात् संश्लेषणम प्रति वर्धते, यानी कि भाषा विश्लेषण से संश्लेषण के प्रति बढ़ती है। तो साथियों भाषा के बारे में यदि चर्चा करें तो इसका जो नहीं विशेषता नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द, क्योंकि भाषा कभी भी विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ नहीं जाती है, संश्लेषण से विश्लेषण की तरफ जाती है। यदि हम बात संस्कृत भाषा की करें तो संस्कृत भाषा जो संस्कृत जो खुद शब्द है उसको हम पहले संश्लेषित करते हैं, यानी कि संस्कृत जो शब्द है मतलब इकट्ठा किया हुआ शब्द है। अब इसका विश्लेषण कैसे करते हैं हम, कि सम उपसर्ग है, क्री धातु है और एक तह प्रत्यय है। तो ये क्या हुआ, इसका विश्लेषण हुआ। संस्कृत जो खुद मूल शब्द है वो क्या है, संश्लेषित शब्द है।
और इसका हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो क्या बनेगा, सम उपसर्ग क्रिया धातु तय प्रत्यय। तो ये क्या हुआ, इसका विश्लेषण। तो जो भाषा है वो कभी भी विश्लेषण से संश्लेषण के प्रति नहीं जाती, बल्कि संश्लेषण से विश्लेषण के प्रति बढ़ती है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है साथियों वो है हमारा प्रश्न नंबर 20। संस्कृत भाषाया उद्देश्यम अस्ति। ऑप्शन नंबर ए है साथियों हमारे सामने संस्कृत साहित्य ज्ञानम। ऑप्शन नंबर ब है देवनागरी लिपि ज्ञानम। ऑप्शन नंबर स है संस्कृत व्याकरण अभ्यास है। और ऑप्शन नंबर द है भाषा कौशलानाम अभ्यास है। तो देखो साथियों, यहाँ संस्कृत भाषा का उद्देश्य पूछा गया है। तो संस्कृत भाषा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है भाषा कौशलानाम अभ्यास है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों संस्कृत शिक्षणोस्य उद्देश्यम अस्ति, यानी संस्कृत शिक्षण का क्या उद्देश्य है। देखो उससे पहले प्रश्न में हमें संस्कृत भाषा का उद्देश्य पूछा गया है और इस प्रश्न में हमारे से संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य की चर्चा की गई है। तो संस्कृत भाषा का जो उद्देश्य हमने देखा कि जो व्याकरण के जो भाषा के जो कौशल होते हैं उन कौशलों का विकास करना होता है, वैसे ही संस्कृत शिक्षण का जो उद्देश्य होगा वो होगा। ऑप्शन नंबर ए है संस्कृत साहित्य ज्ञानम। ऑप्शन नंबर ब है देवनागरी लिपि ज्ञानम। ऑप्शन नंबर सी है संस्कृत व्याकरण अभ्यास है। और ऑप्शन नंबर डी है भाषा कौशलानाम अभ्यास है। तो साथियों संस्कृत शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो होता है संस्कृत साहित्य से ज्ञानम। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों संस्कृत ही शिक्षण से आदिम विधि वर्तते, यानी कि संस्कृत शिक्षण की जो आदिम विधि है, आदिम का अर्थ होता है या प्राचीन विधि, आदिम का अर्थ क्या होता है, जो प्राचीन विधि है उसके बारे में पूछा गया है। तो आदिम जो विधि है साथियों वो कौन सी होगी, भंडारकर विधि, पाठशाला विधि, प्रत्यक्ष विधि या पाठ्य पुस्तक विधि। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए भंडारकर विधि। कि संस्कृत शिक्षण की जो आदिम विधि है वो आदिम विधि किसको माना गया है, भंडारकर विधि को। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न होगा साथियों वो होगा गद्य शिक्षण से प्रमुख उद्देश्यम भवति, यानी कि गद्य जो शिक्षण करते हैं हम, गद्यांशों का जो शिक्षण करते हैं उसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे सामने ज्ञानात्मक। ऑप्शन नंबर बी है कौशलात्मक। ऑप्शन नंबर सी है रागात्मक। और ऑप्शन नंबर डी है सर्वे। तो साथियों यदि गद्य शिक्षण की हम चर्चा करें तो गद्य शिक्षण में हमारा जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ज्ञानात्मक। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों संस्कृत शिक्षणे संप्रेषण उपागम कस्य प्रधानता वर्तते, यानी कि संस्कृत के शिक्षण में संप्रेषण जो उपागम होता है, संप्रेषण उपागम का मतलब एक विषय वस्तु को दूसरे ये प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना। तो इसमें किसकी प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर ए है पुस्तकस्य। ऑप्शन नंबर बी है श्याम पट्टस्य। ऑप्शन नंबर सी है अध्यापकस्य। और ऑप्शन नंबर डी है छात्रस्य। तो साथियों संप्रेषण का माध्यम कौन होता है हमारी कक्ष में, तो संप्रेषण का जो माध्यम करता है वो होता है अध्यापक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अध्यापक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों संस्कृत अध्यापने दृश्य श्रव्य साधनम किम, यानी कि संस्कृत के अध्यापन में दृश्य और श्रव्य साधन कौन सा है। दृश्य श्रव्य का अर्थ हुआ साथियों जिससे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है दूरदर्शनम। ऑप्शन नंबर बी है ध्वनि संयंत्रम। ऑप्शन नंबर सी है श्याम पट्टम। और ऑप्शन नंबर डी है एतानी सर्वाणी। तो साथियों दृश्य और श्रव्य साधन के अंतर्गत जो आता है हमारा वो होता है दूरदर्शन। ध्वनि संयंत्र की बात करें तो ये केवल हमारे श्रव्य के काम आता है। श्याम पट्ट की बात करें तो ये हमारे केवल दृश्य साधन के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा साथियों वो है बहुत ही सरल प्रश्न है कि मूल्यांकनम कतिविधम, मूल्यांकन कितनी प्रकार का होता है, मूल्यांकन के कितने प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए है त्रिविधम। ऑप्शन नंबर बी है एकविधम। ऑप्शन नंबर सी है चतुर्विधम। और ऑप्शन नंबर डी है पंचविधम। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो मूल्यांकन कितने प्रकार का है, तो चतुर्विधम। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है शिक्षा का प्रकार की क्रिया, की शिक्षा कौन से प्रकार की क्रिया है, यानी शिक्षा के माध्यम से शिक्षा ऐसा कैसा कार्य करती है।
तो ऑप्शन नंबर ए है स्थिरभूता, ऑप्शन नंबर बी है यादृच्छिकी, ऑप्शन नंबर सी है गत्यात्मिका, ऑप्शन नंबर डी है एताशुनकापि। साथियों शिक्षा का जो प्रकार है वो शिक्षा का प्रकार बताया गया है गत्यात्मिका, क्योंकि शिक्षा जो है एक दूसरे में आदान प्रदानित होती रहती है। तो इसका क्या है, इसका जो स्वरूप है वो कैसा है, गत्यात्मक रूप यानी चलने वाली प्रक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षणस्य परिमाणस्य संबंधे कस्य निर्णयं स्वीकार्यं भवति, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण के परिणाम के संबंध में जो किसका जो निर्णय है वो स्वीकार होता है, भवति यानी होता है। ऑप्शन नंबर ए है अभिभावक है, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षक है, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षार्थिनः, इसमें से है शिक्षार्थिनः, और ऑप्शन नंबर डी है कोऽपि न। तो उपचारात्मक शिक्षण के जो परिणाम के जो संबंध हैं वो किसके स्वीकार होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा शिक्षार्थिनः। ठीक है साथियों। और उपचारात्मक शिक्षण कब दिया जाता है, निदान परीक्षण के बाद में दिया जाता है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों प्रारंभिक स्तरस्य छात्राः मुख्य रूपेण किम पठनम इच्छन्ति, यानी कि प्रारंभिक स्तर के जो छात्र होते हैं, प्रारंभिक स्तर की यदि बात करें तो प्राथमिक स्तर यानी 1 से 5 या 1 से 8 तक की भी हम बात कर सकते हैं कि वो जो छात्र होते हैं मुख्य रूप से क्या पढ़ने की इच्छा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है नाटकम, ऑप्शन नंबर बी है उपन्यास, ऑप्शन नंबर सी है समाचार पत्रम, और ऑप्शन नंबर डी है कथाम। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कथाम, क्योंकि प्रारंभिक कक्षा के जो छात्र होते हैं वो कथाएं या कविताएं सुनने में बहुत रुचि रखते हैं और उनको इस रुचि के माध्यम से बहुत ज़्यादा सिखाया जा सकता है, और जो कथा या कथा कथन जो विधि है वो इनके लिए बहुत ही सरल और उपयोगी साबित होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है साथियों हमारे आज की से प्रश्नोत्तरी का। प्रश्न है हमारा शिक्षणे दृश्य साधनानां संबंध भवति, यानी कि शिक्षण में दृश्य साधनों का जो संबंध होता है वो कैसे होता है या किससे होता है। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षणेन सह, ऑप्शन नंबर बी है विद्यालयेन सह, ऑप्शन नंबर सी है ज्ञानेन्द्रियेन सह यानी ज्ञानेन्द्रियेन सह, ये साथियों ये ज्ञानेन्द्रियेन सह, और ऑप्शन नंबर डी है कोऽपि न। तो साथियों यदि दृश्य साधनों का हम यदि चर्चा करें तो दृश्य साधनों की जो संबंध होता है वो होता है शिक्षणेन है, यानी शिक्षण के साथ में दृश्य साधनों का हम प्रयोग कब करते हैं या संबंध किसके साथ होता है, तो शिक्षण के साथ होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के हमारे 30 प्रश्न थे, और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी। और जैसा कि हम वीडियो के शुरुआत में भी बात कर चुके हैं कि अभी तक जितने भी यदि पद्य यदि पूछे गए हैं हमारी रीट परीक्षा में वो सभी नीति तक के किताब से पूछे गए हैं। जो भर्तृहरि जी की रचनाएं हैं उसमें लगभग 110 के आसपास पद्य हैं। तो उन 110 पद्यों में से भी हमें प्रमुख जो जितने पद्य हो सकेंगे उन पद्यों के बारे में नेक्स्ट जो वीडियो सीरीज आएगी वो पद्यों के बारे में आएगी, इसके पद्यों के ऊपर चर्चा करेंगे हम। और एक ही पद्य में जैसे आज के पद्य में हमने जितनी चर्चा की है कि कितने समास युक्त पद हैं, कितने प्रत्ययुक्त पद हैं और कितने पदों में संधि होती है, तो उन सभी पदों पे हम चर्चा करेंगे, ताकि यदि आपसे इस बार भी यदि नीति शतक से कोई श्लोक पूछा जाता है और हमारे पढ़े हुए में से यदि कोई श्लोक आता है तो आपको वहाँ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे आप श्लोक को देखेंगे, प्रश्न को देखेंगे, आपके ध्यान में आएगा कि ये पढ़ा हुआ है हमारे से, तो आप झट से उसका उत्तर दे देंगे। ठीक है साथियों। और इस वीडियो को आप खुद तक ही सीमित ना रखें, अपने साथियों तक भी पहुंचाएं, ताकि उनको भी शिक्षण से संबंधित जो प्रक्रिया चल रही है उसका लाभ मिल सके। धन्यवाद साथियों।